Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our new topic that is the प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना चाहिए। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑटो कैटालिसिस को लेके, जहाँ पे हम लोगों ने डीएनए से बनाया था डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज द डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। तो आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द डीएनए से हम लोग बनाएंगे आरएनए, जहाँ पे हम लोग उसको लेबल करेंगे एज एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर हम लोग बनाएंगे प्रोटीन। तो ये कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सारे सिचुएशंस को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पे सबसे पहला हेडिंग आ जाता है तुम्हारे सामने हेटेरोकैटालिटिक मोड। ओके, जहाँ से हम लोग बनाने हैं डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाले हैं। ओके, सो डीएनए से एमआरएनए बनाने वाले प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाले कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसीजर होती है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, वेयरएज द ट्रांसलेशन जो प्रोसीजर होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने क्या डिस्कस कर दिया है, नीट में पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डायरेक्टली डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, तो चलो अभी कुछ डायग्राम्स है जो कि आप लोगों को यहाँ पे समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने 3' to 5' वाला एक स्ट्रैंड और 5' to 3' वाला दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये तो हमको पता है, राइट। सो दिस लाइंस इंडिकेट्स ओवर हियर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी चलो लेबलिंग करते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये जो स्ट्रैंड्स है ये सेपरेट होते हैं, और इसको हम लोग लेबलिंग कर देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरे वाले को भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से लेबल करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रैंड को मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड लेबल किया है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको मैंने कोडिंग स्ट्रैंड ऐसा लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, 5' to 3' एंड, और 3' to 5' एंड जो है उसको मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड लेबल किया है। ओके, अगर मैंने एमआरएनए बनाया विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड को ध्यान में रखते हुए अगर मैंने एमआरएनए बनाया, तुमको पता है आरएनए के ऊपर सीक्वेंस क्या होता है, ए बाइंड विद द यू एंड द जी बाइंड विद द सी, ये इतना तो तुमको पता ही होगा, राइट। तो ए की जगह पे अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, यू। टी के अपोजिटली क्या आ जाएगा, ए। सिमिलरली जी के अपोजिट में सी आ जाएगा, सी के अपोजिट में जी आ जाएगा, ए के अपोजिट में यू आ जाएगा। अगर मैं इस स्ट्रैंड को ठीक से देखूं तो ये एक्जैक्टली सेम है विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड, खाली डिफरेंस क्या आ गया है, तो ए का यू हो गया है, टी का ए हो गया है। ओके, ये मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने एक एमआरएनए कोडिंग सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू द अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड लेके बनाया, ओके, आप लोग ठीक ठीक से देखो इसको। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्पलेट स्टैंड लेके बनाया तो कैसे होगा, टी की जगह पे ए आ जाएगा, राइट, और ए की जगह पे यू आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप लोग इस सीक्वेंस, यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है अगर मैं उसको यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ये क्या मुझे एक्जैक्टली सेम मिल रहा है, यस मुझे एक्जैक्टली सेम सीक्वेंस मिल रहा है। समझ में आ रही है बात, तो खाली क्या डिफरेंस हो जाएगा, टी की जगह पे यू आ जाएगा। ओके, बाकी तो सारी सीक्वेंस सेम है। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ओके, सो विच स्ट्रैंड वी आर गोइंग टू फॉलो, we are going to follow the template strand for the synthesis of the mRNA, not the coding strand, क्योंकि जब मैं कोडिंग स्ट्रैंड करता हूं तभी क्या हो जाता है, U आ जाएगा यहाँ पे और T की जगह पे A आ जाएगा, which is not exactly similar to the coding strand। ओके, ये बात यहाँ पे दिक्कत करेगी। तो सबसे पहला सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, मुझे अगर सेम काइंड ऑफ प्रोटीन नहीं बनाना है, मुझे यहाँ पे जो बनाना है वो प्रोटीन थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का होना चाहिए, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि अपने दोनों स्ट्रैंड एक ही प्रोटीन के लिए पार्टिसिपेट करें। तो डीएनए जब एमआरएनए बनाता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है तभी दोनों स्ट्रैंड में से एक ही डीएनए का स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन बनाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं एमआरएनए। ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा एमआरएनए बनाने के लिए, इतना कॉन्सेप्ट तुम क्लियर रखो हमेशा, ठीक है। See, the mRNA has the exact code which is similar to that of the coding strand। तो ये ऐसे टाइप का जब mRNA रहता है ना उसको हम लोग यूज करेंगे जो कि हम लोगों ने बनाया with respect to the template strand। Okay, therefore in the transcription the template DNA strand is used as a transcribed for mRNA। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारे सामने, बहुत ज्यादा इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। Okay, coming to the very basic requirement, okay, that is called as the enzyme required for the transcription, that is the RNA polymerase, सबसे पहला enzyme। In case of prokaryotes there is only one RNA polymerase is present, okay, which help in the synthesis of mRNA, tRNA and rRNA। ये किसमें बात चल रही है, प्रिमिटिव वाली कैटेगरी को लेके बात चल रही है जिसको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो वहां पे खाली RNA polymerase enzyme होता है जो ये तीनों टाइप के
ट्रांसक्रिप्शन में मदद होता है। ओके, लेकिन मैं अगर बात करूं इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, सो देयर आर टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड। ओके, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 व्हिच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एचएन या फिर एमआरएनए। ओके, नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज 3 व्हिच इज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए या फिर 5s आरएनए या फिर एसएनआरएनए। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, यूकैरियोट है, हायर ऑर्गेनिज्म से वी हैव एवरीथिंग स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्शन। ये आप लोगों को यहाँ पे बात समझ में आ रही है, काफी ज्यादा क्लियर हो भी गया रहेगा। ओके, तो बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को थोड़ा सा और डिटेल में। सो आरएनए पॉलीमरेज इज मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स। तो कितने सब यूनिट का होता है, 5 सब यूनिट का होता है, जैसे कि 2 अल्फा सब यूनिट, 1 बीटा डैश सब यूनिट, 1 बीटा सब यूनिट, 1 ओमेगा सब यूनिट। तो ऐसे करके टोटल 5 हो जाएंगे, 2 अल्फा के, 1 बीटा डैश का, 1 बीटा का, 1 ओमेगा का। ओके, अब 2 अल्फा सब यूनिट करता क्या है, सो इट बाइंड्स टू द इनिशिएशन प्रोटीन। ओके, 1 बीटा डैश सब यूनिट करता क्या है, इट्स बाइंड विद द डीएनए टेम्पलेट। 1 बीटा यूनिट क्या करता है, बाइंड्स विद द न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, और ये तीनों एंजाइम्स, मतलब ये जो तीनों रीजन्स होते हैं, इनको कहा जाता है कोर एंजाइम। क्या नाम से पहचाना जाता है, कोर एंजाइम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अ सिग्मा यूनिट, इसको अभी समझने की बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका रहेगा द सिग्मा यूनिट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द इनिशिएशन ऑफ आरएनए चेन। ओके, तो एमआरएनए बनाने के लिए सबसे पहले हमको सिग्मा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, यानी सिग्मा यूनिट की जरूरत पड़ेगी, एंड देन रो फैक्टर की, जिसको हम लोग कहते हैं इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन फैक्टर। ओके, अगर ट्रेन एक स्टेशन से दूसरी जगह, मतलब मान लो मुंबई से अगर दिल्ली जाना है, तो मुंबई तो स्टार्टिंग होना चाहिए और दिल्ली तुम्हारा एंड पॉइंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो एंड पॉइंट कब होगा, जब रो फैक्टर आएगा, और सिग्मा फैक्टर तब आएगा जब हम लोग को मानना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो चुका है चालू यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से अगर आप लोग समझ लोगे कॉन्सेप्ट को, तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द वन स्ट्रैंड विच इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ओवर हियर। दूसरा हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। फाइन, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स है, ये रहा तुम्हारे सामने डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बना देते हैं येलो कलर में। ठीक है, फिलहाल के लिए ये डीएनए स्ट्रक्चर जो मैंने येलो कलर में बनाया उसके ऊपर फोकस रखो, 3' to 5' एंड 5' to 3'। अभी ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम लोग ने कंसिडर किया है 3' to 5'। ओके, अभी कुछ यहाँ पे बातें होगी जो हम लोगों को समझनी है। ओके, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनना भी चालू हो जाता है, याद रखना ठीक से। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा ये हमारा ट्रांसक्राइब्ड होने वाला है, इसी के मदद से हम लोग एमआरएनए बनाएंगे। लेकिन डायरेक्ट चीजें स्टार्ट नहीं होती है, पहला कुछ प्रिपरेशन की जरूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है प्रमोटर। ओके, प्रमोटर किस चीज को माना जाता है, जहाँ पे टीए का सीक्वेंस जो कंटिन्यूअसली लगा रहेगा, हम लोग उस एरिया को प्रमोटर मानेंगे। और टर्मिनेटर मतलब क्या, जो एंड रीजन होगा। ओके, टर्मिनेटर रीजन क्या होगा, जो एंड रीजन होगा। तो एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर यानी जहां से शुरुआत होगी, एंड टर्मिनेटर यानी जहां पे एंड होगा। तो ये हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास काफी अच्छा तरीका है। डेफिनेशन से देख लो, प्रमोटर प्रेजेंट एट 3' टेम्पलेट रीजन। ओके, टेम्पलेट रीजन ऊपर है और ये 3' तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अपस्ट्रीम। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अपस्ट्रीम, और यहाँ पे लिखा है मैंने डाउनस्ट्रीम। तो अभी ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो इसी के ऊपर हम लोग अभी डिस्क्रिप्शन चालू करेंगे। ओके, तो प्रमोटर क्या होता है, सो इट इज प्रेजेंट एट 3' टेम्पलेट रीजन, और प्रमोटर कैन बी द प्रेजेंट एट 5' ऑफ द कोडिंग रीजन। तो देख लिया आप लोगों ने किस तरीके से मैंने उसको डिफाइन किया है, वही उसी तरीके से आप लोगों को टर्मिनेटर भी डिफाइन करना आना चाहिए। टर्मिनेटर प्रेजेंट एट 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड which is called as a downstream, and the terminator present at the 5' end of the template which is considered as a upstream। तो ठीक है, बातें क्लियर हो गई तुम्हारी यहाँ पे। ओके, टर्मिनेटर which is present at 3' end of the coding strand, हम लोग उसको क्या मानेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में डाउनस्ट्रीम। ओके, टर्मिनेटर which is present at the 5' end of the template strand, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, अपस्ट्रीम मानेंगे। ओके, तो इसी का वाइस वर्सा तुम लोग ऊपर के प्रमोटर को लेके भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल के लिए आप लोगों को प्रमोटर एंड टर्मिनेटर एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में बात हो चुकी है क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो 3 खास प्रोसेस यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे। ओके, जैसे कि सी ओवर हियर, पहला काम होगा रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ओके, हियर द आरएनए पॉलीमरेज एंड द सिग्मा फैक्टर विल कम। तो सबसे पहले 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो होगा सिग्मा फैक्टर, दूसरा होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम।
दूसरा बात क्या होगा, इलोंगेशन होगा, मतलब क्या, हम लोग फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए के लगाना चालू करेंगे, और वो तब तक लगाएंगे जब तक हम लोग रो फैक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। ओके, जैसे ही रो फैक्टर के पास पहुंच जाएंगे हमारा टर्मिनेटर रीजन आ जाएगा और हम लोग को काम रोकना पड़ेगा। तो जितना भी तुमने फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगा के जो एमआरएनए का सीक्वेंस बनाया होगा विद रिस्पेक्ट टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको हम लोग एमआरएनए मानेंगे। लेकिन डायरेक्टली हम लोग उसको एमआरएनए से मानने के पहले हम लोगों को कुछ चीजें और क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम तुम्हारे सामने, हम लोग अभी डिटेल में डिस्क्राइब करना चालू कर रहे हैं। ओके, सो ध्यान एकदम प्रॉपरली होना चाहिए स्क्रीन पे। तो ये रहा प्रमोटर तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा टर्मिनेटर, ऐसे मान लेते, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो पैरेलल लाइंस बनाए हैं वो हमारे, दिस इज अपर वन इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द लोअर वन विल बी कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, अब प्रमोटर जिधर होगा उधर ही सिग्मा फैक्टर होगा। अब सिग्मा फैक्टर के पास ही तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज है जो कि अटैच रहेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड को। वो क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए के लगाएगा और एक बीच में एमआरएनए सिंथेसिस होगा। मतलब ये जो रेड कलर का स्ट्रैंड जो यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए मानेंगे। ओके, तो ये प्रोसीजर कैसे होगी हम लोग बात करेंगे उसको लेके। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। ओके, so recognition and initiation of RNA synthesis, how the things has been taking place। देखो ठीक से, RNA polymerase reaches to the promoter region and binds to it। क्लियर हो गया ये पॉइंट, है कि नहीं। नेक्स्ट, RNA polymerase has the sigma factor जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर। ये भी बात हमने डायग्राम से क्लियर हो गया। The enzyme recognizes the promoter by its sigma factor। ओके, तो एंजाइम कैसे पहचानता है कि उसकी जगह कहाँ है, वहां पे सिग्मा फैक्टर लोकेटेड होता है। अब क्या होगा, RNA polymerase initiate the transcription, मतलब क्या करेगा, see it uses the complementary nucleotides of the RNA, मतलब क्या, AUGC, और इसी को लगाते लगाते वो लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सारे 4 पॉइंट ऊपर के क्लियर हो गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, एज द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड brings there is a sigma factor fall off, मतलब एक बार स्टेशन से गाड़ी छूट गई तो अब वो स्टेशन को ध्यान में रखने की क्या जरूरत है, अब आने वाले स्टेशन के ऊपर ध्यान दो ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कमिंग टू द इलोंगेशन पार्ट, ठीक से ध्यान दो। अभी क्या हो रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे है, प्रमोटर यहाँ पे है, सिग्मा फैक्टर यहाँ पे है, ऊपर क्या हो रहा है, प्रूफ रीडिंग है, ये टेम्पलेट के सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो टेम्पलेट के अपोजिट सीक्वेंस आरएनए पॉलीमरेज ऐड करना चालू करेगा। और जो सबसे पहले यहाँ पे एमआरएनए के सीक्वेंस बन रहे हैं, हम लोग ऐसे टाइप के आरएनए को बोलेंगे एचएनआरएनए। ओके, तो इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं हम लोग। तो देखो, ए के अपोजिट में आ गया यू, टी के अपोजिट में आ गया ए, जी के अपोजिट में आ गया सी, सी के अपोजिट में आ गया जी। ऐसे करते करते आप लोगों का इलोंगेशन प्रोसेस चलता रहेगा। ये सीक्वेंस क्या है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, हमको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमको किसके ऊपर ध्यान देना है, हमको फिलहाल के लिए अभी तुम्हारे लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड और एमआरएनए का सीक्वेंस ही ध्यान में रखना है। ओके, इनिशियली दिस एमआरएनए इज कॉल्ड एज एचएनआरएनए। ओके, क्यों एचएनआरएनए बोलते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, अभी सारे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल के लिए डायग्राम समझ में आ गया रहेगा, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। द आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम लोग कोर एंजाइम्स हम लोगों ने लेबल किया था इन द प्रीवियस डिस्क्रिप्शन पॉइंट, in presence of the energy and the magnesium ion can catalyzes the process of elongation। तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम आयन की एक रिक्वायरमेंट होती है, साथ में एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ओके, as the enzyme move along the DNA template, RNA chain begins longer। okay, synthesis of the RNA continues till the enzyme reaches to the terminator। वही सारा पॉइंट है, अगेन यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो क्लियर हो गया रहेगा तुमको। ओके, कमिंग टू द टर्मिनेशन वाला डायग्राम, अभी देख लो ना, ये तुम्हारा यहाँ पे HNRNA जो बनना चालू हो गया है, तो ये भी अपोजिट ही होगा। मतलब क्या, ऊपर 3' है तो यहाँ पे 5' होना चाहिए कि नहीं। मतलब क्या, जब भी न्यू स्ट्रैंड बनता है ये बनता है 5' to 3' डायरेक्शन में। ये हम लोगों ने देखा है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन भी। अब जैसे हम लोग रो फैक्टर के पास पहुंच जाते हैं, हमारा HNRNA रेडी हो जाता है। अभी HNRNA का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे AT दोनों साथ में सीक्वेंस है और मान लो यहाँ पे गैप आ गया, फिर एक सीक्वेंस चल रहा है GC, फिर गैप आ गया, मान लो ATGC के बाद एक गैप आ गया। तो जो भी गैप्स हमारे डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर रहेंगे, उतने ही गैप्स हम लोग के ये आरएनए के ऊपर भी दिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये जो गैप्स होते हैं हम लोग उसको कहते हैं इंट्रॉन्स, और ये जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं हम लोग उसको कहते हैं एक्सॉन्स। ओके, सो ये एक्सॉन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हमको काम के नहीं होते।
तो क्या है, सीक्वेंस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो सीक्वेंस को कंटिन्यूअस फॉर्म में रखने के लिए ये जो गैप्स होते हैं जिनको हम लोग ने इंट्रॉन्स कहा है उसको काट के निकालना होता है, और ये बाकी के जो सीक्वेंस होते हैं उनको एक साथ लाके जोड़ना होता है। ओके, तो ये सारी प्रोसीजर आगे आने वाली है। लेकिन सिंस देयर इज अ randomly this, you can say, free but complementary nucleotides of the RNA is getting attached with the help of the template strand, okay, with the help of the RNA polymerase, तो ये रैंडम बना हुआ है। ओके, और ऐसे टाइप का आरएनए अगर बाहर चले गया, साइटोप्लाज्म में चले गया न्यूक्लियस से, तो हो सकता है हमारे काम के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने मिलेगी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस से चीज बाहर निकलेगी, साइटोप्लाज्म में जाएगी, सो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन पार्टिकल। तो फॉरेन पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये वो सेल के डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव कर देगा, और क्या हो जाएगा, सेल के एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर एमआरएनए को, जो कि इनिशियली एचएनआरएनए के नाम से फेमस है, उसको काट देंगे, चॉपिंग कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर ऐसे एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता। ओके, तो ये सारी बातें आएगी आगे, समझ जाओगे, डोंट वरी अबाउट दिस। एक समरी में आप लोगों को एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में। ओके, अभी देखो यहाँ पे, when the RNA polymerase reaches the terminator region, a specific termination protein called as a Rho factor stop the synthesis of the RNA chain। है ना, क्लियर हो गया ये सारी बातें। नेक्स्ट, it separates the RNA polymerase as well as a newly found RNA strand। नेक्स्ट, the RNA and the RNA polymerase will be fall off and it results in the termination of the transcription। मतलब क्या, तुम्हारे पास HNRNA रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, सी नोट क्या बोलता है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स इज मोर कॉम्प्लेक्स एज दैट ऑफ द प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन, इट डिस्क्राइब्ड बिलो। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं? तो देखो यहाँ पे, ओके, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द टू टाइप्स ऑफ द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। मतलब ऐसे दो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ लो, या फिर प्लांट्स में अगर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है, इनको सेमी ऑटोनॉमस बोला गया है। क्यों? हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि इनके पास खुद का डीएनए होता है कि नहीं? तो वो लोग खुद के प्रोटीन्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैन ऑकर बिटवीन द न्यूक्लियस एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन द प्लास्टिड। ओके, और वो कब होता है? इट ऑकर्स इन द G1 एंड द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल्स। ओके, जहाँ पे हम लोग को नॉर्मली हिस्टोन्स प्रोटीन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, रिमेंबर। ओके, क्योंकि तभी क्रोमोसोम फॉर्मेशन होने वाले रहते हैं, राइट? तो ये उसके लिए होता है। नाउ द HNRNA विल अंडरगोस अ कैपिंग प्रोसेस at 5' end of the HNRNA, whereas the cap is added and the cap is made up of methyl guanosine triphosphate। Very important question। okay, cap is made up of methyl guanosine triphosphate, और कहाँ पे होता है? तो 5' end पे होता है of HNRNA। okay, before the capping a splicing process occur, है कि नहीं? जहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला था जो गैप्स होते हैं हम लोग को उसको इंट्रॉन्स कहते हैं, और इंट्रॉन्स को काट के निकालना होता है, काट के निकालने वाले प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। ओके, सो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड द एक्सॉन्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ द लाइगेस एंजाइम। अभी जैसे एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं साथ में, तब क्या हो जाता है, इन शॉर्ट सारे कोडिंग के पार्ट्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। ओके, जैसे ये प्रोसीजर होती है फिर कैपिंग की प्रोसीजर कंप्लीट की जाती है। ओके, नाउ द टेलिंग प्रोसेस इज ऑकर, मतलब एक बार कैप हो गया, एक बार एक्सॉन्स को चिपका दिया, इंट्रॉन्स को निकाल दिया। ओके, तभी तुम लोगों को टेलिंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यूअस सीक्वेंस एडिनोसाइन का लगाया जाता है। ओके, एडिनाइन का लगाया जाता है। Here the number of adenine groups are added at the 3' end of the HNRNA, also called as a poly A tail। poly A tail क्या करता है? तो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। See, it's provide the stability to the HNRNA। Now after the splicing, capping and the tailing the process, we got the mature mRNA। okay, तो मैच्योर एमआरएनए मिला है। अभी ये हो गया तुम्हारे लिए क्या प्रोसीजर, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा है ये प्रोसीजर कैसे होती है, तो मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ कि एमआरएनए सिंथेसिस हुआ कैसे था। ओके, ध्यान देना ठीक से उस वाले डायग्राम के ऊपर, क्योंकि जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आरएनए को डिस्क्राइब किया था तभी ये सारी बातें मैंने आप लोगों को उस समय डिस्क्राइब भी की थी। ओके, तो ये रहा तुम्हारे सामने एक एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू द एमआरएनए फॉर्मेशन। तो ये देखो, ये रहा तुम्हारे सामने डीएनए। सी एमआरएनए का फॉर्मेशन किसने दिया था? जैकोब एंड मोनोड ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1961, राइट? तो ये डीएनए तुम्हारे सामने है, ATCG वगैरह 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 3' to 5' है।
तो देखो आरएनए से ये एचएनआरएनए बनने वाला है, मतलब वही सीक्वेंस है, अपोजिट हो गया, खाली ए का यू हो गया, टी का ए हो गया, राइट। तो ये आरएनए मिलने के बाद अभी यहाँ पे जो मैंने गैप्स रखे हैं इनको इंट्रॉन्स बोलते हैं, और जो मैंने शेडेड किया है उसको हम लोग एक्सॉन्स कहते हैं, राइट। तो ये सारी बातें तुम लोगों ने देखी थी पहले भी, ओके। अब क्या करना पड़ा, स्प्लाइसिंग करना पड़ा। स्प्लाइसिंग कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से किया, तभी क्या हो गया, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। तो सारे शेडेड पार्ट जब आप जोड़ देते हो एक साथ तो कंटिन्यूअस सीक्वेंस देखने मिलता है, और कौन से डायरेक्शन में मिलता है, 5' to 3' डायरेक्शन में। और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं एचएनआरएनए, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, एक और कंडीशन, ओके। तो अनस्टेबल होता है। अब क्या होता है, ये अंडरगोइंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ कैपिंग एट द 5' रीजन एंड टेलिंग एट द 3' रीजन। तो ये देखो यहाँ पे 5' रीजन पे कैपिंग लगाया है और 3' रीजन पे टेलिंग प्रोसीजर लगी हुई है, ओके। नेक्स्ट, the cap is made up of methyl guanose and triphosphate and the polyetyl is nothing but adenine 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 group का लगा हुआ है यहाँ पे, ओके। जो बीच में एक्सॉन्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, ओके। और साथ में आप लोगों को स्टार्टिंग सीक्वेंस जो होता है, इनिशिएशन सीक्वेंस AUG देखने मिलेगा, और लास्ट में आपको स्टॉप कोडॉन्स देखने मिलते हैं, ओके। बात करेंगे ये AUG सीक्वेंस क्या होता है, इनिशिएशन सीक्वेंस क्या होता है, ओके, स्टॉप कोडॉन्स क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं मैच्योर एमआरएनए। मैच्योर एमआरएनए वर्ड में तभी यूज कर सकता हूँ जब इसमें कैपिंग हो, इसमें टेनिंग हो और कंटिन्यूअस एक्सॉन्स के सीक्वेंस लगे हो, ओके। तो ये रहा तुम्हारे सामने एमआरएनए रेडी, ओके। सो सी, यही हम लोगों ने बात की थी, डीएनए द इंफॉर्मेशन गोज टू द एमआरएनए एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आई। So DNA से HNRNA, HNRNA से mRNA, nothing but the transcription which takes place in the nucleus, and the mRNA is a short-lived structure. नोट क्या पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे, सी कैप इज मेड अप ऑफ मिथाइल गुआनोस एंड ट्राइफॉस्फेट, स्टार्टिंग कोडॉन इज AUG जिसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, एंड द लास्ट कोडॉन विल बी द स्टॉप कोडॉन, जहाँ पे आप लोगों को 3 कैटेगरी के स्टॉप कोडॉन देखने मिलते हैं, UAA, UGA एंड द UAG, ओके, विच आर नॉट कोडिंग फॉर एनी अमीनो एसिड्स। In between the start and the stop codon, there are structural genes present, okay, जिसको हम लोग एक्सॉन्स के नाम से भी कहते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हम लोगों ने देखा था। अभी जैसे ही तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन रेडी हो जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसके ऊपर सी, उसके ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर हमारा सीक्वेंस प्रेजेंट है कि नहीं। कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, एक्सॉन सीक्वेंस प्रेजेंट है। क्या है वो सीक्वेंस, वो ट्रिप्लॉइड सीक्वेंस होते हैं, ओके। तो वो सारी बातें इन नथिंग बट हम लोगों को एक और टॉपिक में एंटर करवाती है, जिसको कहते हैं हम लोग जेनेटिक कोड, ओके। तो अभी ये सारी जो बातें हैं, कैपिंग, टेलिंग वगैरह हम लोगों ने देख ली थी, एमआरएनए कैसे बना, ये प्रोसीजर हम लोगों ने देखा, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द जेनेटिक कोड। पहले हम लोगों को एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस आए हैं, वो सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस 3-3 के फॉर्म में अरेंज रहता है, मतलब ट्रिप्लॉइड 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 के फॉर्म में अरेंज रहता है, जैसे कि AUG, CCC, GCG, ओके, या फिर GGG, AUG, ओके। ऐसे सारे सीक्वेंस जो होते हैं वो ट्रिप्लॉइड फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। वन अमीनो एसिड इज कोड बाय द ट्रिप्लॉइड, ओके। तो ये तुम लोगों को याद रखना है, ट्रिप्लॉइड कोड से कोड होता है। तो ये सारी बातें कैसे आती है, क्यों समझ में आई ये सारी बातें, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ओके। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहला जेनेटिक कोड समझना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द जेनेटिक कोड ओवर हियर, ओके। तो ये देखने वाली बात हो जाती है। तो सी, गिवन बाय द जॉर्ज गेमाउ, there are total 4 nitrogenous bases and the 20 amino acids present till now, okay. So these 20 amino acids are to be coded with the help of the 4 nitrogenous bases, जिसको कहते हैं हम लोग AUGC, okay. Why AUGC, why not ATGC? क्योंकि हम लोग बना रहे हैं RNA, और RNA के मदद से ही हम लोग प्रोटीन्स बना पाएंगे, right? See, therefore this AUGC sequence has got their importance. His idea was supported by the 3 scientists, okay, Dr. Hargobind Khurana, Marshall Nierenberg, and the Severo Oka. So these 3 people were also satisfied whatever the George Gamow has been given, okay. So let's talk about the George Gamow, जो कि आपको NCERT में देखने मिलेगा, okay. So George Gamow is a physicist who argued that since there are only 4 bases and if they are having a code for the 20 amino acid, the code should be constitute a combination of bases, okay. तो 20 अमीनो एसिड को अपने आप को कंबाइंड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी जाके मैं 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकता हूँ। अदरवाइज खाली 4 अमीनो एसिड यूज करके मैं 20 अमीनो एसिड को, सॉरी 4 नाइट्रोजनस बेस को यूज करके 20 अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकता,
ओके, कोई भी बंदा नहीं कर सकता। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं और तुम्हारे पास खाली 4 चॉकलेट है, तो मैं वो 4 चॉकलेट 20 बच्चों में नहीं बांट सकता। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो अभी क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा इसके पीछे कि मेरे 20 जो बच्चे रहेंगे वो खुश हो जाएंगे। ओके, सिंपल सी बात है, आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अलग लगा लेना। ओके, he suggested that in order to code all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. Okay, तो एक कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ रहना चाहिए। सो दिस वाज वेरी bold, okay, very bold proposition because of a permutation combination that is 4 raised to power 3, मतलब 4 into 4 into 4 कर दिया, should be generated 64 codons। तो अगर आप लोग देखोगे, एक देखो 4 into 4 into 4 के कंडीशन में जाओगे, मतलब 4 raised to power 3, मतलब तीन तीन बार अगर एक कोड, मतलब देखो AUG ये ट्रिपलेट हो गया ना, अगर ट्रिपलेट फॉर्म में रखोगे, 4 कोडॉन्स को अगर ट्रिपलेट फॉर्म में यूज करोगे तो आप लोगों का 64 कोडॉन्स देखने मिलता है। मतलब ये 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए बहुत ज्यादा है, राइट? तो चलेगा ना, एक बंदे को अगर 2 से 3 नाम मिल रहे तो क्या फर्क पड़ता है, एक बंदे को अगर 2 से 4 चॉकलेट मिल रहे तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक चॉकलेट मिल रहा है तो भी क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं? तुम्हारे 20 अमीनो एसिड कोड होने से मतलब होना चाहिए, राइट? सो सी, providing the proof that the codons was a triplet was more daunting task. The chemical method developed by the Har Gobind Khurana was instrumental in the synthesis of RNA molecule with the defined combination of the bases, that is homopolymers, and the कोपॉलीमर्स। ये सारी बातें तुम लोग को ध्यान में रखना है। तो इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है कि हर गोविंद खुराना ने क्या किया। सो ही वाज एंड यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, केमिकल मेथड डेवलप किया था। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सेम एनसीईआरटी में भी यही लाइन सबको देखने को मिलेगी। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है। मार्शल नीरेनबर्ग सेल फ्री एटमॉस्फेयर में ही इन लोग ने काम करके दिखाया था। ओके, सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिप्रेड, ये उसने बताया था। नेक्स्ट, सेवियर ओका ने एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज was also helpful in polymerizing the RNA with a defined sequence in a template independent manner. Okay, so enzymatic synthesis of the RNA, ये सारी बातें उन्होंने की थी अपने एक्सपेरिमेंट में। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है ये मैं बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट। सी सेवियर ओका का जो काम था वो एंजाइम यूज करके था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज को लेके। और जो मार्शल नीरेनबर्ग के लिए याद रखना है वो याद रखना है सेल फ्री कंडीशन यूज की थी टू सपोर्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द जॉर्ज गेमाउ। ओके, एंड हर गोविंद खुराना का जो है वो केमिकल मेथड यूज किया था उन्होंने। तो आप लोगों को इतना ही याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड जॉर्ज गेमो का 4:3। ओके, इसी तरीके से उन्होंने 20 अमीनो एसिड को लेबल किया था। तो वो लॉजिक क्या है ये देख लो, टेबल तुम्हारे सामने है। ओके, तो चलो सबसे पहले अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये टेबल बताना क्या चाहता है। ठीक से देखो टेबल को, क्या लिखा है, द कोडॉन्स फॉर द वेरियस अमीनो एसिड्स, राइट? ऐसे लिखा गया है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे देखो क्या लिखा हुआ है, UCAG। सेकंड पोजीशन के लिए भी क्या लिखा है, UCAG लिखा हुआ है। और थर्ड पोजीशन के लिए भी क्या लिखा हुआ है, UCAG लिखा हुआ है। मतलब आप अगर हॉरिजॉन्टली देखोगे, वर्टिकली देखोगे तो सारी कंडीशन सेम ही रखे हुए हैं, लेकिन तरीका देखो किस तरीके से आएगा। ओके, इसका पहला थोड़ा सा मैं साइज कम कर देता हूँ सो दैट यू विल एबल टू सी द कंप्लीट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा है UCA&G। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है UCA&G। और उसी तरीके से यहाँ पे एक एक साथ में लिखा हुआ है UCAG, UCAG, UCAG एंड UCAG साथ में रखा हुआ है। ओके, तो यही कोडॉन्स क्यों, तो क्योंकि आरएनए में यही 4 कोड्स होते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी इजी है समझने के लिए। सी U ओके, तो ये आ गया तुम्हारे U यहाँ पे। फिर से देखो UC, बात समझ में आ रहा है? फिर से देखो UA और फिर U तुम्हारे सामने G आ जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? तो UG, तो ये आप लोगों को ध्यान में आ रहा है। तो यहाँ का जो ऊपर वाला U है ये हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगा, यहाँ का अल्फाबेट हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, और यहाँ के जो अल्फाबेट्स आते हैं वो हमारे थर्ड अल्फाबेट मतलब थर्ड पोजीशन पे रहेंगे। इसी तरीके से आप लोगों को इसको भी और इसको भी करना आना चाहिए। इन शॉर्ट ओवरऑल टेबल आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखो ठीक से, अगर मैं इसको सी को जानने की कोशिश करूँ तो ये देखो CU
ओके, CUC। ओके, तो ये सारी बातें तुम लोग को अभी समझ में आ रही होगी। तो कैसे टेबल बनाया है आप लोगों को ध्यान में देना है। अगर आप लोग टोटल कैलकुलेट करोगे तो टोटल इसमें 64 कोडॉन्स है। कितने कोडॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 64 कोडॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। अभी ये जो 64 कोडॉन्स है, इनकी कुछ खास बातें हैं जो इस टेबल में छुपी हुई है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। ओके, जैसे कि आप लोग अगर देख पा रहे हो, सब सब जो कोड्स है यहाँ पे ये ट्रिप्लॉइड के फॉर्मेशन में रखे हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखो UAA, UAG एंड द UGA, ये तीन कोडॉन्स जो है मैंने अभी जस्ट हाईलाइट किया, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ so that you will understand very clearly. See, UAA, UAG and the UGA, these are considered as a stop codon, क्योंकि उसके बाजू में कोई भी अमीनो एसिड लेबल नहीं किया हुआ है कि नहीं? क्योंकि कोई भी अमीनो एसिड उसके पास कोडिंग के लिए होता ही नहीं है। ओके, मतलब these are considered as a stop codon, या फिर ये रेड सिग्नल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये रेड सिग्नल। मतलब ये अगर आपके एमआरएनए पे तीनों में से कोई भी एक बंदा रहेगा, मतलब यहाँ पे गाड़ी रुकने वाली है। दिस इज ओनली द टर्मिनेटर पॉइंट। ओके, सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। और चालू होने के लिए भी तो एक स्टेशन चाहिए ना, तो ये देख लो तुम्हारे सामने AUG वाला कोड है, जिसको कहते हैं मिथियोनाइन। और ये अकेला ऐसा मिथियोनाइन है, अमीनो एसिड है, जिसको खाली एक ही कोड मिला हुआ है, AUG। वही अगर मैं बाकी अमीनो एसिड को देखूं यहाँ पे ठीक से, तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सी ACU, सी यहाँ पे THR को लेबल कर रहा है, ACC भी THR को लेबल कर रहा है, ACA भी THR को लेबल कर रहा है, ओके, ACG भी THR को लेबल कर रहा है, ओके, थ्रियोनाइन। तो ये सारे जो होते हैं ये लेबल किए हुए अमीनो एसिड थ्रियोनाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी GCU अलानाइन, अगेन GCC अलानाइन, अलानाइन अलानाइन, मतलब ये जो पूरा कोड है ये अलानाइन को कोड कर रहा है। यहाँ पे देखो ये पूरे कोड है जो वेलाइन को कोड कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक अमीनो एसिड को चार नाम भी मिल सकते हैं, या फिर कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो खाली दो नाम से भी होंगे, जैसे कि मिथियोनाइन खाली एक ही ऐसा कोड है जो मिथियोनाइन को मिला है, बाकी और कोई कोड नहीं मिला है। और मिथियोनाइन की वजह से ही आगे प्रोसीजर बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। सो मिथियोनाइन से स्टार्ट होगा एंड स्टॉप कोडॉन पे खत्म होगा, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, salient feature of the genetic code are as follows. So what are the salient features of the genetic code, जो आपके लिए इतना important क्यों है? ये आपके NCERT में भी दिया हुआ है, राइट? तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 codes for amino acid and the 3 codons do not code for any amino acid, hence their functions as stop codons. So 64 में से 3 तो माइनस हो गए, बचे तुम्हारे पास 61 codons. Coming to the next part, see, one codons code for one amino acid, hence it is also called as ambitious and specific in nature. Okay, then some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is called degenerate code. Okay, next, the codon is read in mRNA is a contiguous fashion. Okay, there are no punctuations will be seen. The codes are nearly universal. For example, from bacteria to human, UUU would be code for phenylalanine only, that is PHE. Some exception to the rule have been found in mitochondria, that is mitochondrial codons, and some in protozoans. तो वो सारे exceptions बाद में देखेंगे, ये सारी बातें यहाँ पे नहीं करने वाले हम लोग. Okay, so AUG has the dual function, that is its code for the methionine also, and also it acts as an initiator codon on the प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, दैट इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए. एमआरएनए के ऊपर अगर AUG सीक्वेंस नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. इफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए predict the sequence of the amino acid coded by it takes help of the checkboard. तो अगर आप लोग चेकबोर्ड ठीक से देखोगे, हमको पता है अभी AUG होता है which code for the amino acids, that is methionine. तो AUG अगर आपको मिला रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मिथियोनाइन यहाँ पे आएगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर UU है तो ये आपको पता है फिलाइन अलानाइन आएगा. मतलब देखो ये इतने सारे जो ट्रिप्लॉइड कोड यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे फिलाइन अलानाइन को कोड करते हैं. आप लोग एक बार टेबल देख लोगे जेनेटिक कोड का, सो यू विल अंडरस्टैंड, यस दिस इज द केस विल बी सेम. आई बात समझ में? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे वो है लास्ट पार्ट, दैट इज अ ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन में आप लोगों को क्या समझने आने वाला है? एक्टिवेशन ऑफ द एमिनो एसिड. तो एक्टिवेशन तो जरूरी है एमिनो एसिड के लिए, जिसके लिए हमको क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा.
So enzyme is required here is amino acid tRNA synthesis. ये सारी बातें मैंने जब tRNA पढ़ाया था आप लोगों को तो तभी याद आना ही चाहिए आप लोगों को ये सारी बातें, ओके। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार जाना ऊपर, गो थ्रू कर लेना तुम्हारे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए में जब मैंने एक्सप्लेन किया था, मतलब स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो आप लोग एक बार जरा देख लेना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि यस आरआरएनए टीआरएनए एंड एमआरएनए क्या होता है एक बार, ओके, सो दैट कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अमीनो एसिड प्लस एटीपी in presence of an enzymes, okay, and energy, amino acid tRNA synthesis क्या हो जाएगा, amino acid activated, amino acid will get activated, that is AMPE complex formation will be there, okay, amino acid and AMP plus energy will be seen over here, and your amino acid when becomes activated तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। नोट, methionine is a initiation amino acid, यानी फर्स्ट amino acid to be come in the procedure and then बाकी के सारे amino acid participate करेंगे, okay। Activated methionine can be represent as F-methionine, okay, F-MET के नाम से भी हम लोग उसको represent कर सकते हैं। Now transfer of activated amino acid to the tRNA, see ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये टीआरएनए के ऊपर एट 3' रीजन पे जाके बाइंड हो रहा है विद द एंजाइम कॉल्ड एज अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, ओके। और ये जो एंटी कोडॉन रहेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा ऑन द एमआरएनए, अगर एमआरएनए यहाँ पे रहेगा तो उसके अपोजिट में जो भी सीक्वेंस रहेगा वो टीआरएनए के ऊपर होगा और उसी का ही स्पेसिफिक अमीनो एसिड वहां पे प्रेजेंट रहेगा, ओके। ये सारी बातें तुम लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो नोट, at 3' region amino acids are binded to the tRNA and AMP plus E are set free, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको फ्री कर दिया जाता है जैसे ही अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाता है, ओके। यानी एंजाइम आप लोगों को सेपरेट कर देना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए मैंने तुम लोगों को राइबोसोम के बारे में बता दिया था, ओके। लार्जर सब यूनिट जिसके अंदर APE साइट प्रेजेंट होगा एंड द स्मॉलर सब यूनिट जिसमें mRNA बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होंगे, ओके। नेक्स्ट ए साइट जो होता है ये अमीनो एसिड साइट होता है, पी साइट जो होता है ये पेप्टिडाइल साइट होता है, ई साइट जो होता है ये एग्जिट साइट होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डील की थी, ओके। सो नाउ for assembly of the ribosome magnesium ion concentration is required how much, 0.001 molar, ये भी मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, इफ लेस बोथ सब यूनिट सेपरेट्स, अगर इससे कंसंट्रेशन कम होगा तो दोनों सब यूनिट जो कि लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट है वो सेपरेट हो जाएंगे, वेरेस अगर ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा भी उससे तो डाइमर फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, ओके। so let's see how the attachment has been shown over here, see attachment of the mRNA। तो ये जो mRNA स्ट्रक्चर है ये देखो बीच में गया, ओके, और the smaller subunit over is here and the larger subunit देखो किस तरीके से बाइंड हुआ है, ओके। ये बीच में जो है ना P लिखा हुआ है यहाँ पे तुम्हारा बीच में AUG का सीक्वेंस आएगा और ठीक AUG के बाजू में जो 3 कोडॉन रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। सो आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक से देख लेना, दिस इज mRNA अपना 5' to 3' वाला, तो AUG का सीक्वेंस सबसे पहला बीच में आ जाएगा और ठीक उसके बाजू में जो UAC का सीक्वेंस है वो उसके बाजू में आ जाएगा। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे पहला आ जाएगा AUG का अपोजिट UAC और ठीक उसके बाद में दूसरा आ जाएगा AUG जो कि UAC का अपोजिट होता है, राइट। अब वो लोग खाली फुकट नहीं आएंगे, वो लोग अपना अपना एमिनो एसिड्स लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्या सीन होगा, when two tRNA will be coming close to each other, a high energy formation takes place, और वही हाई एनर्जी फॉर्मेशन जो होता है ये दोनों एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है, okay। As soon as the peptide bond formation will be taking place, this first amino acid will remain attached to the second amino acid, okay। और ये जो पहला tRNA है वो यहाँ से निकल के इसमें चले जाएगा, एग्जिट रीजन में चले जाएगा और एग्जिट रीजन से ये बाहर चले जाएगा, okay। तो see this tRNA is moving out now। अब इतनी सारी एक्टिविटी होगी ना तभी क्या हो जाएगा, ये AUG सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये भी सीक्वेंस आगे के डायरेक्शन में बढ़ेगा और ये जो UCA जो है ये सेंटर में आ जाएगा और उसके बाद वाला जो सीक्वेंस है वो UAC की जगह पे यानी A वाली जगह में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नीचे डायग्राम देखो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये AUG वाला सीक्वेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे निकल गया जो tRNA फ्री हो चुका है। अब जो बीच में है UAC उसके ऊपर तो 2 एमिनो एसिड ऑलरेडी आ चुके थे जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा। अब लेकिन जो तीसरा 3 ट्रिप्लॉइड कोड जो अंदर घुसा है अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री tRNA आएगा with respect to that amino acid। अब फिर से वही सारी बातें, when the two tRNA when come close to each other high energy is regulated, those high energy is used for the peptide bond formation, okay। तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा है।
तो ये ऐसे ही करके प्रोसीजर होते जाएगा, और जितने जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता तब तक अमीनो एसिड जुड़ते रहेंगे, और फाइनली आप लोगों को एक प्रोटीन यहाँ पे बना हुआ देखने मिलेगा जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ओके, नथिंग बट द प्रोटीन फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस। ओके, सो दिस प्रोसीजर वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस हैज बीन टेकिंग प्लेस, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा, तो आप लोगों ने सीखा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इन शॉर्ट प्रोटीन सिंथेसिस सीखा, हेटेरोकैटालिसिस मेथड सीखा है तुम लोगों ने। मतलब क्या, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बना लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे कुछ खास पॉइंट है जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा कि व्हाट इज दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, टिमिनिज्म के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए तुम्हारा जो यहाँ का जो टॉपिक है आज के लेक्चर में खत्म हो जाता है। ओके, तो नोट्स वगैरह बना लेना ठीक से, और बार बार वीडियो लेक्चर देख लेना, और उसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।